A very good morning. So today we are going to start with a new chapter for your CTET paper 2 science, that is the living organism and their surrounding. So before we start this chapter, I want you to understand 2 or 3 terms that are related to this chapter and which are important to you, like what is organism, what is adaptation and adaptation क्या है, organism क्या है और हैबिटेट क्या है. तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम जो है मेन टॉपिक पे आएंगे. तो पहले तो हम बात करेंगे कि एडेप्टेशन क्या है. देखो, हम अलग अलग जगह पे रहते हैं. जैसे हम जो है लैंड पे रहते हैं तो हम क्या है, टेरेस्ट्रियल हैं. जो लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. और हम लैंड पे रहने के लिए हमारी बॉडी जो है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, इसको सूट करने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंज लाती है. तो दैट इज एडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फिश है जो कि पानी में रहती है तो उसकी बॉडी में अलग तरह की एडेप्टेशंस होंगी. और अगर एक कैमल है, ऊंट है जो कि डेजर्ट में रहता है, तो उसकी बॉडी में जो है वो अलग तरह की एडेप्टेशंस होंगी. तो हम जो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट होने के लिए जो अपनी बॉडी में चेंज लाते हैं, दैट इज एडेप्टेशन. जैसे ऊंट की टांगें आपने देखी हैं कि लंबी होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि उसको जो डेजर्ट की जो रेत होती है, सैंड होती है, उसकी हीट ना लगे, इसीलिए उसकी जो टांगें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. या उसके जो आपने कुबड़ देखा होगा, जिसको हम्प बोलते हैं पीछे कैमल का, तो उसमें क्या है, वो अपना खाना पानी स्टोर करता है ताकि वो बहुत दिनों तक भी बिना पानी पिए रह सकता है. तो वो भी एक डेजर्ट में सरवाइव करने की एक एडेप्टेशन है. वैसे ही मछली है, उसके गिल्स होते हैं ताकि वो जो पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ले सके. तो उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते, क्योंकि वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकती. डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो गिल्स के थ्रू लेती है. वैसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं. जैसे कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी की जो आरबीसीज का काउंट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो है वो इतनी ईजीली जो है हम रेस्पायर नहीं कर पाते. तो इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत सारी आरबीसीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की नीड है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं. प्लेन्स में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में आरबीसीज का काउंट कम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ईजिली रेस्पिरेशन के थ्रू पहुंच जाती है. लेकिन जो हाइट पे रहते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है, वहाँ पे आपको पता है कि हाइट पे जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का रेट कम हो जाता है. तो ऑक्सीजन का रेट कम होगा तो ज़्यादा आरबीसीज होंगी, तो ज़्यादा एफिशिएंटली वो बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाती हैं, बॉडी की नीड को फुलफिल कर पाती है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म की, आपको बता दिया, ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग है. प्लांट्स को भी हम ऑर्गेनिज्म में कंसीडर कर सकते हैं. तो जो भी लिविंग है हमारे इस अर्थ पे, उसको हम ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं. और जो भी वो सर्वाइव अपने जो एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए जो भी एडेप्टेशंस करता है, जो भी अपनी बॉडी में चेंज लाता है, दैट इज एन एडेप्टेशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने हैबिटेट की बात करेंगे कि हैबिटेट क्या होता है. देखो, हम लैंड पे रहते हैं, जो फिशेस हैं वो पानी में रहती हैं. ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग हैबिटेट है. हमारा हैबिटेट क्या है, लैंड है. लैंड में भी आगे बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती हैं कि माउंटेन्स में रहते हो, डेजर्ट में रहते हो, ग्रासलैंड्स में रहते हो, तो ये सारी क्या है, लैंड फॉर्म्स आ जाती हैं आगे. पर हैं तो सारे टेरेस्ट्रियल. अगर आप डेजर्ट में रहते हो तब भी आप टेरेस्ट्रियल, आपका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है. और अगर आप माउंटेन्स में रहते हो तब भी टेरेस्ट्रियल है. लेकिन आगे वो डिवाइड हो जाता है कि कौन से कैटेगरी में है आपका टेरेस्ट्रियल में, तो आप डेजर्ट, माउंटेन्स या ग्रासलैंड्स में बता सकते हैं. वैसे ही फिशेस हैं, तो वो क्या है, जो भी पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. उनका हैबिटेट क्या है, वो एक्वेटिक है. तो एक्वेटिक में भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जैसे कुछ ओशियंस में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं. तो जो ओशियंस में रहते हैं, सी में रहते हैं, उनको मैरीन बोलते हैं. जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं. फिर एक आते हैं कि ओशियंस में है, फिर पॉन्ड्स में है, लेक में है, जो स्टोर्ड वाटर होता है एक तरह से. तो वैसे अलग अलग तरह के एक्वेटिक हैबिटेट भी अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ रिवर में रहते हैं, लेक में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं, सीज में रहते हैं. तो ऐसे करके
टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक मेन दो हैबिटेट हैं, उसके आगे फर्दर सब हैबिटेट है। ठीक है, तो आपको तीन चीजें समझ आ गई, ऑर्गेनिज्म क्या है, हैबिटेट क्या है एंड एडेप्टेशंस क्या हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो हम ऐसे ही डिफरेंट एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जो माउंटेन्स पे रहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स तो उनकी बॉडी में क्या एडेप्टेशंस होती हैं, जो डेजर्ट्स में रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स उनकी बॉडी में क्या एडेप्टेशंस हैं, और एक्वाटिक की भी करेंगे, ओशियन से लेकर के लैंड रिवर तक और पॉन्ड तक। यही इस चैप्टर का जो मेन जिस्ट है, इसी से सराउंडिंग है। आपके पेपर में एडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है कि अगर कोई एनिमल जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो माउंटेन्स में रहता है, माउंटेन उसका हैबिटेट है, तो उसकी बॉडी में कौन कौन सी एडेप्टेशन पाई जा सकती हैं। इसके अलावा हम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे जो कि इकोसिस्टम के होते हैं। खैर आपकी जो इस 6th क्लास में इकोसिस्टम का जिक्र नहीं किया है, बट एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक्वाटिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल क्या है, जो लैंड पे रहते हैं। जस्ट अ मिनट। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, तो वो कौन 3 टाइप के होते हैं, सब टाइप जिसको बोलेंगे। माउंटेन्स, फिर आता है डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके ये 3 सब टाइप्स हैं, दैट इज माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। माउंटेन्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, पहले प्लांट से बात करते हैं फिर एनिमल की बात करेंगे। तो माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत सारी स्नोफॉल होती है। ठीक है, बहुत सारी रेन होती है। तो आपको पता है कि स्नो जो होती है वो भारी होती है, बर्फ। तो अगर प्लांट्स पे टिकी रहेगी वो बर्फ तो प्लांट्स की ब्रांचेस टूट जाएंगी। तो इसीलिए जो माउंटेन्स में जो भी प्लांट्स होती हैं उनकी एक एडेप्टेशन होती है कि उनकी शेप जो होती है वो कौन शेप की होती है, ऐसे कौन शेप के प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे वहां पे ज्यादातर, जो माउंटेन्स जहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है, क्यों, और स्लोपी होंगे, ऐसे स्लोपी ऑफ कोर्स जब कोन शेप होंगे तो वो स्लोपी खुद ही है, तो उससे क्या होगा, बर्फ ऊपर टिकी नहीं रहेगी, वो गिर के नीचे आ जाएगी स्लिप होके। ज्यादातर जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां पे ऐसे ही ट्रीज होते हैं, पाइन ट्री हो गए या देवदार जो होता है उसके ट्रीज हो गए, या फिर आपने अमेरिका वगैरह में भी देखा होगा, या शिमला मनाली, आप अगर उत्तराखंड से हो तो जहाँ भी बर्फ पड़ती है वहाँ पे इस तरह के ट्रीज होती है, वेजिटेशन होती है, जहाँ की प्लांट्स का जो स्लोप हो ऐसे कोन शेप उनकी शेप होती है, ताकि बर्फ उनमें टिकी ना रहे और ब्रांचेस नहीं तो टूट जाएंगी। तो ये प्लांट्स की एक एडेप्टेशन है वहाँ पे। दूसरा, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कौन से होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है माउंटेन्स में, जैसे याक देखा होगा आपने लद्दाख वगैरह में, तो वहाँ उसकी क्या है, उसकी बॉडी पे क्या होती है, फर होती है, तो उसको वार्म रखती है वो एक एडेप्टेशन है कि इतने ठंडी में वहाँ पे सरवाइव करने के लिए सर्वाइवल एडेप्टेशन है उसकी, कि उसकी बॉडी पे फर होती है, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं याक के। या आपने पश्मीना जो गोट होती है वो देखी होगी, कश्मीर में बहुत फेमस है, जिसकी शॉल्स भी आती हैं, पश्मीना शॉल्स। तो वो जो बकरी होती है उसकी वूल कितनी गर्म होती है, हमने देखा किस लिए फेमस है पश्मीना, इसीलिए कि वो इतनी पतली सी होती है फिर भी बहुत गर्म होती है। तो वो उसकी जो वूल होती है स्किन के ऊपर ही होती है ना, वो पश्मीना जो जिससे शॉल बनती है वो वूल बकरी के ऊपर, उस गोट के ऊपर होती है। तो वो क्या है, वो भी उसको ठंडी से बचाती है, क्योंकि आप सबको पता है कश्मीर में भी बहुत बर्फ पड़ती है। तो ये जो है माउंटेन्स के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी एडेप्टेशन है। ठीक है, अब डेजर्ट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कैमल की बात करी थी हमने कि कैमल में क्या क्या एडेप्टेशंस हैं जो डेजर्ट में वो सरवाइव कर सकता है। तो पहली तो ये है कि उसकी टांगें लंबी होती हैं, तो जब भी सैंड जो है वो गर्म होगी तो उसकी जो हीट होती है, रेत की हीट जो है वो उसकी बॉडी को इतनी इजीली टच नहीं कर पाएगी, तो वो अपने आप को बचा पाता है सैंड की, रेत की हीट से। जब रेत गर्म होती है तो बहुत गर्म होती है हवा उसकी, तो इसलिए वो उसकी टांगें लंबी होती हैं, तो ज़मीन से थोड़ी ऊंची होती है। ठीक है,
दूसरी एडेप्टेशन क्या है, जो उसका यूरिन है, यूरिन पास करता है, वो बहुत कम यूरिन पास करता है। जब भी जो कैमल है यूरिन पास करेगा तो वो बहुत कम क्वांटिटी में पास करता है ताकि पानी को वो बचा सके, ठीक है। डेजर्ट में पानी कम होता है, आपको पता है। तीसरा, उसका जो डंग होता है, उसका जो गोबर होता है वो बहुत ड्राई होता है, सूखा होता है, ताकि पानी जो है वो बचाया जा सके। तो स्वेट भी नहीं होता है, उसको पसीने से भी पानी का लॉस होता है ना, तो उसको स्वेटिंग भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये 4 एडेप्टेशंस हैं और कैमल की डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। अब डेजर्ट के प्लांट्स की बात करें तो कौन से प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में? कैक्टस होते हैं, हम सबको पता है। तो आपने अगर कैक्टस देखे होंगे या कोई भी किक्कर है, वो भी एक मतलब डेजर्ट का ही प्लांट है। तो उसमें क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसे कांटे की तरह होती हैं, कांटे की तरह होती हैं, ऊपर से हार्ड होती हैं। हार्ड होंगी तो वाटर लॉस नहीं होगा, और अगर पानी बिल्कुल पतली होंगी कांटे की तरह तो सरफेस एरिया जहाँ से ट्रांसपीरेशन होती है, जब ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है, आपको पता है सबको, वाटर लॉस होता है प्लांट को, तो वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ही नहीं होने देते, क्योंकि वो बिल्कुल वो कर लेते हैं। एक तो ऊपर से इतनी हार्ड होते हैं, कांटे की तरह लीव्स होती हैं, तो ऊपर पूरा कवर लगा होता है ऊपर, ठीक है, हार्ड कवर होता है, तो उससे पानी लॉस नहीं होगा। और ऊपर से जो शेप है वो नीडल की तरह पतली होगी, तो सरफेस एरिया भी नहीं मिलेगा ट्रांसपीरेशन के लिए। तो ये भी डेजर्ट प्लांट्स की अडेप्टेशन है अपने में, उसको सरवाइव करने के लिए डेजर्ट जैसी कंडीशंस में। अगला है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स में कौन कौन होते हैं एनिमल्स वगैरह, जैसे लायन और डियर वगैरह होते हैं, ये ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा लायन की स्किन का कलर लाइट ब्राउन होता है, जो कि अगर घास सूख जाती है तो उसके कलर की तरह मैच होता है। तो अगर उसने डियर को प्रे करना है, डियर क्या होता है, प्रे, और जो लायन जो खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, और जिसको खाते हैं, जैसे डियर को खाएगा लायन तो वो हो गया प्रे। तो अगर लायन ने अपने प्रे को, डियर को पकड़ना है, तो वो क्या करेगा, उसको वो अपनी मतलब एक तो ग्रास में छुप जाएगा, ठीक है। तो घास बहुत सारी, एक तो ग्रासलैंड्स में बहुत सारी घास होती है, तो एक ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसकी स्किन का कलर जो होता है वो उसके ड्राई ग्रास की तरह ही होता है, तो वो छुप जाता है, तो डियर को दिखता नहीं, तो वो इजीली उसको पकड़ सकता है। तो ये 2 एडेप्टेशन। तीसरा, पंजे जो उसके क्लोज होते हैं लायन के, वो भी बड़े सॉलिड होते हैं, तो वो उससे भी डियर को जब एक बार अपने प्रे को पकड़ लेगा, डियर या कोई भी और एनिमल एक बार पकड़ लेगा तो छूटेगा नहीं। आपने देखा है कि शेर के पंजे में जो एक बार आ गया वो कभी नहीं छूटता, तो उसके जो क्लोज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी उसकी एक एडेप्टेशन है। तो ये हैं इसकी एडेप्टेशंस जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मैंने अपनी ह्यूमंस की भी बता दी आपको, खैर आपके सिलेबस में नहीं है, पर आरबीसीज जो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत बार कि जो हाइट पे रहते हैं उनके शरीर में, उनकी बॉडी में आरबीसीज का काउंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है हाइट पे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है, तो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीसीज का काउंट बढ़ता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एक्वाटिक की। जो एक्वाटिक हैबिटेट होगा, एक्वाटिक में कौन कौन से होते हैं, एक ओशियंस होता है, एक होता है जैसे पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गई, सी हो गया, तो ये 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद में लिखती हूँ, अभी थोड़ा सा वो गीला है। तो एक्वाटिक में क्या है, ओशियंस हैं। ओशियंस में आपने देखा होगा डॉल्फिन है या व्हेल्स हैं, तो उनके जो स्नाउट होता है, उनका हेड होता है, उसके ऊपर ऐसे 2 छेद, जैसे अगर आपने डॉल्फिन टॉय भी देखा है कभी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 ऐसे छेद होते हैं ऊपर उसके स्नाउट पे, सिर पे। क्यों होते हैं, कि उनको बोलते हैं ब्लो होल। ब्लो होल से क्या होता है, वो सांस ले सकती है, जैसे आपकी ये नोस्ट्रिल्स होती है नाक की, वो भी उसका एक तरह से वो नोस्ट्रिल्स हैं, 2 छेद जो हैं वहाँ से वो सांस लेती है। क्योंकि बाकी फिशेस जो हैं वो मैमल्स नहीं है, वो फिशेस की कैटपाइसिस वाली क्लास में आती हैं, पर जो डॉल्फिन या व्हेल्स हैं वो क्या हैं, वो मैमल्स हैं। वो बहुत, जैसे हम मैमल्स हैं, हमारी कैटेगरी में आते हैं, ये सोचो कि हम भी मैमल्स हैं और वो व्हेल्स जो हैं या डॉल्फिन है वो भी मैमल्स हैं। तो उनमें जो है वो एडेप्टेशन है, क्योंकि एक तो वो ऊपर आएंगी तो उनको प्रे पकड़ लेगा कोई, ठीक है, वो प्रीडेटर, उनको खाने वाला कोई होगा, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाती है, वैसे करके। तो अगर वो पानी से ऊपर आएंगी तो वो खा लेंगे उनको, ठीक है। या तो फिर जो मछुआरे होते हैं पकड़ने वाले, वो पकड़ लेंगे। तो वो नीचे रहना चाहती हैं पानी में, बस अपने सिर सबसे ऊपर होते हैं वो 2 छेद नोस्ट्रिल जो होती हैं, ताकि वो क्या करें, ऑक्सीजन तो ले सके फटाफट, क्योंकि अगर गिल्स
उसमें गिल्स नहीं होती। डॉल्फिन और वेल्स जो होती है उनमें गिल्स इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो जो है वो उनका एडवांसमेंट है, उनकी एडेप्टेशन है, ताकि वो अपनी बॉडी की इतनी नीड, मैमल्स हैं तो उनके बॉडी को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, तो बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वो ऑक्सीजन किससे होती है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेती है। गिल्स से बहुत कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाती है जो डिजोल्व होती है पानी में, ठीक है। तो वो एक एडेप्टेशन है ओशियंस वाली जो एनिमल्स हैं उसकी। उसी तरह बात करें अगर ओशियंस में जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, या ओशियंस या फ्रेश वाटर किसी में भी जो प्लांट्स होते हैं, अब करंट्स आते हैं, हवा चलती है, वेव्स आती हैं, आपने देखा होगा कि कितने तूफान आते हैं, तो वो जो करंट्स बोलते हैं जिनको, या हरिकेन आता है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत पतली होती है और जो उनकी लीव्स वगैरह होंगी वो बहुत थिन होंगी, तो क्या होगा उससे वो अपने सराउंडिंग से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और जो स्टेम होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, थिन होगी, तो जिस तरह हवा चलेगी उस तरफ वो मुड़ जाएंगी, तो टूटेंगी नहीं, फ्लेक्सिबल रहेंगी। तो वो भी एक एडेप्टेशन है ओशियंस या फ्रेश वाटर प्लांट्स की, कि वो उनकी स्टेम पतली होती है, लीव्स वगैरह थिन होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर पाती है न्यूट्रिएंट्स अपने सराउंडिंग से। और दूसरी बात कि वो जब करंट आता है, हवा वगैरह चलती है, तो वो टूटते नहीं, उसके स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल पतली होती है उसकी स्टेम। तो ये अडेप्टेशंस हैं। बाकी अगर हम पॉन्ड वगैरह वाली फिशेस पे आएँ तो उनकी क्या अडेप्टेशंस होती है, एक तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो तो डॉल्फिन की भी होती है, उससे क्या होता है वो स्विम कर पाती हैं, जो पानी होता है उसको ऐसे चीरते हुए, उसके करंट को चीरते हुए आगे वो स्विम कर पाती हैं, ठीक है। तो उनकी टेपर आगे से भी पतली, पीछे से भी पतली, ऐसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी, हमने अपनी पिछली क्लास में भी 1-2 क्लास पहले भी पढ़ा था कि उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो उनको तैरने में हेल्प करती है। तो फ्रेश वाटर जो पॉन्ड वाटर जो फिशेस होती हैं, नॉर्मल फिशेस, उनकी एक अडेप्टेशन है पानी में रहने के लिए। उनके गिल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, और मतलब जो ऑक्सीजन रेस्पायर करना है, जैसे हमारे में लंग्स होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं जो पानी से डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और तीसरी उनमें क्या होती है अडेप्टेशन की, जो उनके फिन्स होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके पंख होते हैं। वैसे ही अगर आपने फिशेस को स्विम करते हुए देखा होगा, एक्वेरियम वगैरह लगे रहते हैं, मतलब अगर आपने पब्लिक प्लेस पे कहीं एक्वेरियम देखा है या आपके घर में एक्वेरियम है तो आपने देखा होगा कि फिशेस जो हैं अगर वो जब स्विम करती हैं तो उनके भी ऐसे पंख जैसे, पंख नहीं होते, वो फिन्स होते हैं, पर वो पंख जैसे आपको जो लगते हैं दैट इज फिन्स। तो वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि वो पानी और अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकती हैं, पानी में तैरने के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे इधर जा रही है फिश तो एकदम से आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करती रहती है, तो वो क्या है अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है, उन फिन्स और टेल जो होती है वो फ्लैट होती है उसकी हेल्प से। तो ये भी उसकी एक अडेप्टेशन है। एक उसकी और अडेप्टेशन है कि स्लिपरी से स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी में, अगर आपने देखा होगा ऊपर की जो कवरिंग होती है वो हार्ड भी होती है और स्लिपरी सी भी होती है, ठीक है, जो उसके ऊपर का कवर होता है फिश का, तो वो भी क्या है उसको स्विम करने में हेल्प करता है। तो ऑल दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। और जो मैंने ओशियंस का बता दिया आपको कि ओशियंस में वो कैसे अडेप्टेशंस होती हैं उनकी, कि वो उनके नोस्ट्रिल्स ब्लो होल होते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को रेस्पायर कर पाती हैं, अपनी बॉडी में यूज़ कर पाती हैं, एनवायरनमेंट से लेती हैं डायरेक्ट जैसे हम लेते हैं, ना कि बाकी फिशेस की तरह जो पॉन्ड वगैरह में फिशेस होती हैं जो कि क्या करती हैं गिल्स से ऑक्सीजन लेती हैं। तो वेल्स और डॉल्फिन में क्या होता है गिल्स नहीं होते, याद रखना, ठीक है। अगला है हमारा एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग है, और बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग है। तो अगर आपने अर्थ पे रहना है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। मैं लिख देती हूँ, मार्कर ही नहीं चल रहा। एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक में जैसे हीट आ गया, रॉक्स आ गई, वाटर आ गया, H2O लिख देती हूँ, सनलाइट आ गई, नॉन लिविंग है ये सारी, विंड आ गई, एयर आ गई, तो ये सारी क्या है, रेन आ गई, वाटर है, एक ही बात हो गई। तो ये सारी क्या है एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं,
जो कि हमें जीने के लिए अर्थ पे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। इन दोनों को मिला के इकोसिस्टम बनता है। अगले हम एडवांस लेवल पे जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट मिला के इकोसिस्टम बनाते हैं, जहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाता है। तो ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट जो भी नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, जैसे हीट है, रॉक्स हैं, वाटर है, सनलाइट है, विंड है, एयर है, रेन है, ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक पे आ जाते हैं। बायोटिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। आपको पता है प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाता है अपना खाना खुद? प्लांट्स बनाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रोफ्स। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? ऑटोट्रोफ्स। सनलाइट के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और किसी भी इकोसिस्टम, इनको एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को मिला के इकोसिस्टम बनता है। हम पढ़ेंगे, अभी भी जान लोगे तो कोई ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, सनलाइट के थ्रू जो है वो अपनी फूड बनाते हैं। अब सनलाइट, अब मैंने बताया आपको दोनों कंपोनेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। देखो, सनलाइट मिलेगी तभी ये खाना बना पाएंगे। फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब सनलाइट मिलेगी। ठीक है, तो ऑटोट्रोफ्स जो है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे। वाटर भी चाहिए सब फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी एबायोटिक फैक्टर है। तो दोनों मिलकर साथ में एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स खाना बनाते हैं, प्लांट्स जैसे, एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स का। दूसरे आते हैं हेटेरोट्रोफ्स, जिनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जैसे हम, हेटेरोट्रोफ्स। हम क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो कंज्यूमर जो होते हैं, किसी भी बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये 4 तरह के होते हैं कंज्यूमर्स। एक होते हैं हर्बीवोर, आप सबने पढ़ा है, हर्बीवोर, कार्निवोर। जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोर। जैसे हम बोलते हैं ना वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कौन होते हैं? हर्बीवोर। कार्निवोर कौन से हो गए? नॉन वेजिटेरियन। और एक ओमनिवोर जो सब खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। और फोर्थ होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, स्कैवेंजर्स। इनको बोलते हैं सफाई करने वाले। जैसे स्कैवेंजर्स का लिटरल मीनिंग तो होता है सफाई कर्मचारी। तो ये भी कंज्यूमर जगत के सफाई कर्मचारी होते हैं, स्कैवेंजर्स। कंज्यूमर्स में 4 आते हैं, हर्बीवोर जो वेज खाते हैं, कार्निवोर जो नॉन वेज खाते हैं, और ओमनिवोर जो सब खाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, दोनों नॉन वेज और वेज दोनों। और स्कैवेंजर्स जो सफाई करते हैं, जैसे कोई मर गया है एनिमल, या एनिमल मर गया है, जैसे आपने अगर गीदड़ को देखा होगा, जैकल को देखा होगा, या फिर ईगल को देखा होगा, तो कोई भी एनिमल मर जाता है तो वो उसको खाते हैं, उसका मांस जो होता है। ठीक है, तो वो स्कैवेंजर्स हैं, उसकी सफाई करते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे अगर हर रोज कुछ ना कुछ तो मरता रहता है एनिमल, तो वो उसको कौन साफ करता है? स्कैवेंजर्स, क्योंकि वो उठा के उसको ले जाते हैं और उसको खाते हैं। ईगल हो गई, या फिर लायन भी खा जाता है। तो ये सारे क्या हैं? स्कैवेंजर्स हैं। आगे आते हैं हम, थर्ड इज डीकम्पोजर्स। तो थर्ड क्या है? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं? जो डीकम्पोज करते हैं, सली गड़ी चीज़ों पे रहते हैं और उनको खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट हो गया, फंगाई, जैसे ईस्ट फंगाई का ही एक पार्ट है, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए। वो क्या करते हैं? जो हार्ड कॉम्प्लेक्स फूड होगा या कॉम्प्लेक्स मटेरियल होगा, जैसे आप मान लो कि कोई एनिमल या प्लांट मर गया। ठीक है, प्लांट जो है वो काट दिया, तो उसका जो भी मटेरियल होगा, जो भी उसका सड़ी गली चीज़ें होंगी, वो क्या है? एक उनके लिए फूड है, तो वो उस पर सर्वाइव करते हैं। स्क्वेंजर्स और इसमें डिकम्पोजर्स में ये फ़र्क होता है कि स्क्वेंजर्स जैसे अब गीदड़ है या फिर लायन अगर किसी
एनिमल को खा रहा है जो मर गया है, तो वो उसके ऊपर ही नहीं मतलब वो उसी पे नहीं रहता है, वो उसका हैबिटेट नहीं है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो जो सड़ी गली चीज़ है उसके ऊपर ही रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। पर सेक्वेंजर्स जो है वो उठा के ले गए, खा लिया बस ऐसे करके बस वो। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डीकम्पोजर्स है, वो उसी के ऊपर रहते हैं। बैक्टीरिया और फंगाई इनके एग्जाम्पल्स है। फंगाई में आपको पता है ईस्ट वगैरह आते हैं, और भी बहुत सारे फंगाइज होती हैं, जैसे हमने राइजोपस भी पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं हम। तो ये है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझना है बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको एग्जांपल दे देगा कि सेक्वेंजर्स जो हैं वो कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ऑप्शन दे देगा कि प्रोड्यूसर्स में आते हैं, कंज्यूमर्स में आते हैं, डीकम्पोजर्स में आते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि सेक्वेंजर्स जो हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरीज में आते हैं। और कई बार ऐसे स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट में फंसा देगा, सेक्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स के जो डिफरेंस है उनके बीच में, उसके बेस के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ज़्यादातर एडेप्टेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है इसमें से, एबायोटिक कौन सा है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपने याद रखना है कि बायोटिक कंपोनेंट जो है कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स को। बायोटिक कंपोनेंट्स में कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। 4 तरह के होते हैं, हर्बीवोर आ गए, कार्निवोर आ गए, ओमनीवोर आ गए, सेक्वेंजर्स आ गए। हर्बीवोर आपको पता है वेजिटेरियन, कार्निवोर नॉन वेजिटेरियन, ओमनीवोर सब कुछ खाते हैं। सेक्वेंजर्स जो मर गया है एनिमल वगैरह तो उसके ऊपर डिपेंड उसको खाते हैं, तो वो सेक्वेंजर्स आ गए। आगे आ गया डीकम्पोजर्स, जो डीकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में किसी भी सड़ी गली चीज़ को और उसी के ऊपर रहते हैं। तो ये ऐसे करके सेक्वेंजर से डिफरेंट होते हैं। सेक्वेंजर जिसको खा रहे हैं उसके ऊपर ही नहीं रहते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस बार हम पेडागोजी की एक क्लास में हमने PYQs डिस्कस किए थे। 10 PYQ अच्छे से 20 मिनट 25 मिनट लगा के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस कर लिए और अंडरस्टैंडिंग ना हो। एक एक ऑप्शन को मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया, उसमें जो गलत था वो भी बताया। ऐसे नहीं है कि 4 ऑप्शन हो गए उसमें डी ठीक है जी आगे चलो, नहीं, मैंने उसको हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बताया। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखना। और आगे हम जो है एक क्लास अब सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद फिर MCQs 10-12 MCQs प्रीवियस ईयर्स के डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू।